के साथ खेलने और घूमने में मगन रहता। लालम के दोस्त माध्यम परिवार से थे। उनके पिता सरकारी दफ्तरों में कार्यरत थे। लालम के पिता कभी कभार ही कोयला लाने और बेचने जाते थे और बाकी दिन नशे में धूत रहते। परीक्षा का समय आया। लालम ने परीक्षा दी, परंतु पढ़ाई ना करने की वजह से वह परीक्षा में फेल गया। ऐसे ही दिन और साल बीतते चले गए। लालम अब 18 वर्ष का हो चुका था। लालम के पिता अब कोयला लाने और बेचने नहीं जाते। उसके पिता अब हमेशा नशे में धूत रहने लगे। लालम के दोस्त अब व्यापारी बन चुके थे, क्योंकि उनके दोस्तों के पास पर्याप्त रुपए थे। लालम अब रोजाना कोयले लाने और बेचने जाता। एक दिन लालम कोयला लाने के लिए साइकिल पर 5 बोरी बांधकर खादान की ओर निकल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ देर बाद वह खादान में पहुंचा। खादान काफी पुराना था। वह साइकिल को खड़ा करके बोरियों में कोयला भरने लगा। कड़ी धूप चारों ओर फैली हुई थी। लालम के माथे से पसीना टपक रहा था। गर्म हवाएं चल रही थी। रास्ते पर कुछ मोटरसाइकिलें आती हुई दिखी। मोटरसाइकिलों पर सवार लड़कों ने लालम से कहा, कैसे हो लालम? लालम ने कहा, अच्छा हूं। वे मोटरसाइकिलें अपने रास्ते चली गई। उन मोटरसाइकिलों में लालम के दोस्त सवार थे। लालम मोटरसाइकिलों को जाते हुए एकटक से देखता रहा। दोपहर का समय हो रहा था। लालम ने कोयलों को बोरियों में भरा और बोरियों को साइकिल पर लादकर वह मन ही मन सोचने लगा, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मैं कोयला नहीं ढो रहा होता। आज उसे पछतावा हो रहा था। वह अपनी जिंदगी को कोसता हुआ साइकिल लेकर अपने घर की ओर बढ़ता चला। गवर्नमेंट हॉस्टल, अप्रैल 18, 2023। सरकारी विद्यालयों में चलने वाले नवोदय की परीक्षा से पास होकर बहुत सारे बच्चे एक सरकारी हॉस्टल में आए हुए थे। एक बार मैदान में खेलते हुए सन्ना और गमन नामक 2 लड़कों की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। गमन थोड़ा ताकतवर था, इसलिए सन्ना ने गमन को लड़ाई में पटक दिया। इस हाथापाई के बाद सन्ना के मन में गमन से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो गई। दोनों की उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास थी। कुछ दिन बीत गए। रविवार का दिन था। हर रविवार को हॉस्टल द्वारा बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी देखने दिया जाता था। उसी हॉस्टल में कई बड़े बड़े कमरे मौजूद थे। उन कमरों में बहुत सारे बेड रखे हुए थे। उन्हीं कमरों में से एक कमरा जिसे लोग भूतिया मानते थे। उसी कमरे में किसी कारणवश एक बच्चे की मौत हो गई थी। वह कमरा 2 मंजिले पर स्थित था और वह कई सालों से बंद था। परंतु आज किसी ने उस कमरे को खोल दिया था। रात का समय था। हॉस्टल के बच्चे टीवी देख रहे थे। घड़ी में लगभग 10 के आसपास बज रहे थे। सन्ना ने सुबह के समय बाजार जाकर एक पंजा लाया था। उसका पंजा नुकीला और धारदार था। टीवी देख रहे एक सीनियर बच्चे ने गमन से कहा, तुम जरा सन्ना को बुला कर लाओ। वह भी कुछ देर टीवी देख लेगा। जब सन्ना को पता चला कि गमन मुझे बुलाने आ रहा है तो वह उस 2 मंजिले पर स्थित कमरे में चला गया और चद्दर ओढ़कर बैठ गया। वह सन्ना के कमरे में गया, परंतु सन्ना ना मिला। उसने सोचा, शायद वह ऊपर वाले कमरे में गया होगा। गमन सीढ़ियों से होते हुए दूसरे मंजिले पर स्थित कमरे में पहुंचा। वह 3 बेडों को पार करके थोड़ा आगे गया। उसे एक कंबल ओढ़े कोई दिखा। उसने कहा, अरे चलो टीवी देखने चलते हैं। कई बार पुकारने के उपरांत भी कोई जवाब ना मिला। तब गमन मुड़कर कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि कंबल ओढ़े सन्ना ने दौड़कर गमन को पीछे से दबोच लिया और पंजा उसके हाथ पर गड़ा दिए। गमन उसे भूत समझकर जोर से धक्का देकर वहां से भाग निकला। उसके हाथों पर पंजों के निशान गड़ चुके थे, जो नाखूनों के निशान की तरह दिख रहे थे। सन्ना ने सोचा, अब यहाँ पर बच्चे और शिक्षक जांच करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए सन्ना भी वहां से भाग गया। गमन का हाथ पूरा लाल हो चुका था और उसके हाथ से खून निकलने लगा था। जब बच्चों और शिक्षकों ने यह देखा तो वे सब घबरा उठे। गमन के मुंह से डर के मारे आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। सभी उस कमर में गए, परंतु वहां पर कोई न था। गमन और सब ने सोचा, यह किसी भूत का किया धरा है। सुबह के समय माता पिता आकर गमन को घर ले गए। भूत की आड़ में सन्ना बच चुका था। सन्ना छत पर खड़े होकर गमन को जाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। सेलो समथिंग डिफरेंट, अप्रैल 21, 2023। सेलो और द 120 डेज ऑफ सोडम में आपने देखा 4 अमीर आदमी कई लड़कों और लड़कियों को एक हवेली में बंदी बनाकर उन पर अत्याचार करते हैं और अंत में बेरहमी से उन सभी को मार डालते हैं। मारने के बाद गार्ड्स नाचने लगते हैं। बरामदे पर काफी मात्रा में खून के छींटे गिरे हुए थे और लड़के और लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी। लाशों के ऊपर एक भी कपड़ा न था। उन लाशों के कई अंग कटे हुए थे और जमीन पर बिखरे हुए थे। कुछ समय बाद अमीर आदमियों द्वारा कहे जाने पर डायनामाइट द्वारा उस हवेली को उड़ा दिया गया। जो डायनामाइट बचा उन्होंने अपनी जीप में रख लिया। वे सभी अपने गाड़ियों में बैठकर शहर की ओर जाने लगे। गार्ड्स ने जीप में रखे हुए डायनामाइट को जलाकर दूर फेंकने की कोशिश कर ही रहा था। तभी एक जोरदार विस्फोट होता है और उन गार्ड्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। गाड़ियां रुक जाती है। कुछ देर शोक मनाने के बाद वे अमीर आदमी, उनकी पत्नियां और स्टुअर्ट्स आगे बढ़ने लगते हैं।
ट्रक पर कई पेट्रोल की टंकियां थी और उस ट्रक पर स्टुअर्ट सवार थे। एक स्टुअर्ट ने अपनी सिगरेट सुलगाई और सिगरेट पीने लगा। उसी समय एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ट्रक गुजरी, जिसके कारण जलती हुई सिगरेट पेट्रोल की टंकी पर जा गिरी। जिस टंकी पर जलती हुई सिगरेट गिरी वह खुली हुई थी, जिसके कारण भयंकर आग ने देखते ही देखते उन 4 स्टुअर्ट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ट्रक रुक गई। वे दहकती आग में जलने लगे, तड़पने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। वे अमीर आदमी और उनकी पत्नियां इस दृश्य को देखने लगी। कुछ समय बाद वे शांत हो गए। ट्रक भी पूरी तरह जल गया। वे अपनी कार में बैठकर शहर की ओर जाने लगे। इन दृश्यों को देखने के बाद मृत्यु के डर से उनके पसीने छूटने लगे। वे अपनी पत्नियों को वहीं पर छोड़कर अपनी कार में बैठकर तेज गति से शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। सड़क के कुछ दूरी पर रोड रोलर से सड़क को समतल किया जा रहा था। वह कार तेज गति के कारण बेकाबू होकर रोड रोलर से जा टकराई। इस टक्कर के कारण रोड रोलर का ड्राइवर घासों में जा गिरा। रोड रोलर द्वारा धीरे धीरे कार कुचलने लगी। साथ ही वे अमीर आदमी भी तड़पते हुए कुचले जाने लगे। कुछ समय बाद उन 4 अमीर आदमियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। सड़क पर खून के छींटे और उनकी कुचली हुई लाशें पड़ी हुई थी। उन पर मक्खियां भीन भीना रही थी। उधर उनकी पत्नियां दूसरे के ट्रक को चोरी करके ट्रक चलाने लगती है, परंतु ट्रक चला न पाने के कारण ट्रक ब्रिज से नीचे गिरकर पलट जाती है। इस दुर्घटना के कारण उन्हें गहरी चोट आती है, परंतु उनकी जान बच जाती है। डाइंग टू लीव, अप्रैल 23, 2023। मोतीलाल जी, उनकी 3 बेटियां थीं, सुमु, आशा और बेली। तीनों पुत्रियों का विवाह हो चुका था। कई साल बीत जाने के बाद भी आशा जी की कोई संतान नहीं हुई। आशा जी अपने बड़ी बहन के बेटे और बेटियों को अपनी संतानों की तरह मानते और उनसे स्नेह करते थे। आशा जी के पति को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वे अधिक साल तक बच न सके। अब वह अकेली हो गई थी, परंतु उन्होंने जीने की चाह नहीं छोड़ी और जीवन को अच्छे से जीने का फैसला किया। वह अपनी बड़ी बहन के साथ रहने लगी। उनके पास पहले से एक गाय थी। उन्होंने 1-2 बकरियां खरीद ली। कुछ दिनों बाद वह चावल से मूरी, फूला हुआ चावल बनाने लगी और बेचने लगी। मूरी बेचने से मिलने वाले रुपयों को इकट्ठा करने लगी। कई साल बाद जब पर्याप्त रुपये इकट्ठा हो जाते तो वह अन्य महिलाओं के साथ दूर दराजों में स्थित मंदिरों में घूमने और पूजा करने जाती। पहली यात्रा उन्होंने झारखंड से तमिलनाडु तक की यात्रा की, जहां पर कई भव्य मंदिर स्थित थे। दूसरी यात्रा उन्होंने झारखंड से उत्तर प्रदेश तक की यात्रा की, जहां पर काशी नामक मंदिर स्थित था। तीसरी यात्रा उन्होंने अपनी छोटी बहन और उनके बच्चों के साथ दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा की, जहां पर वैष्णो देवी मंदिर स्थित था। चौथी यात्रा उन्होंने झारखंड से नेपाल तक की यात्रा की। वह आज भी कड़ी धूप में मेलों में जाकर खाद्य पदार्थ बेचती है, रुपये इकट्ठा करती और नए नए मंदिरों और नई नई जगहों में घूमने का सपना देखती। द रेड आइलैंड, मई 1, 2023। देश के लोग चूहों से होने वाले नुकसान से परेशान थे। उस देश के सरकार को एक समाधान सूझा, चूहों से छुटकारा पाने का। समाधान के तहत सरकार ने कहा देश में मौजूद चूहों को एक आइलैंड पर छोड़ दिए जाएंगे। विदेशी भी इस आइलैंड पर भारी मात्रा में चूहों को छोड़ सकते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ा भुगतान करना होगा। धीरे धीरे उस आइलैंड पर चूहों को छोड़ा जाने लगा। कुछ महीने तो सब ठीक ठाक रहा, परंतु वक्त बीतने के साथ उस आइलैंड पर चूहों की संख्या लाख से भी ज्यादा हो गई और उनकी संख्या और बढ़ती चली गई। वह आइलैंड मात्र कुछ किलोमीटर में फैला हुआ था। सरकार ने उन्हें मानो मरने के लिए छोड़ दिया था। उस आइलैंड पर न चावल थे और न गेहूं। वहां पर कुछ नारियल के पेड़ थे और दूर तक फैला हुआ रेत। खाने की कमी और काफी अधिक संख्या के कारण चूहे भूख से पागल से हो गए। लाखों की संख्या में मौजूद चूहों ने उस आइलैंड पर रहने वाले अन्य जीवों को कुतर डाला और कुछ चूहे तो अपने ही शरीर के कुछ हिस्सों को कुतर रहे थे। चूहों को छोड़ने वाली एक टीम वहां पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वे काफी घबरा गए। लाखों की तादाद में चूहे उस टीम की ओर गुस्से से देख रही थी। लाखों चूहे उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। वे लोग भागने की कोशिश करने लगे, परंतु तब तक लाखों चूहों ने उन पर हमला कर दिया और कुतरना शुरू किया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद चिल्लाहट बंद हो गई। सरकार ने आइलैंड पर चूहों को छोड़ने पर पाबंदी लगा दी और सरकार को मजबूरन उस आइलैंड में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना पड़ा। वह आइलैंड चूहा द्वीप के नाम से मशहूर हो गया। परंतु इस घटना के कुछ दिनों बाद उस आइलैंड पर भयंकर तूफान आया और अधिक संख्या में चूहे मारे गए। परंतु कुछ चूहे जो पागल नहीं हुए थे और अच्छे थे, जिन्होंने किसी तरह नारियल के पत्तों को खाकर अपना पेट भरा था, वे बहते हुए किसी तरह किनारे पर पहुंच गए। जल स्तर बढ़ने के कारण वह आइलैंड समंदर में समा गया। पेरिन नामक लड़की जो कुछ सालों पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर आई। उसके पिता विदेश में काम करते थे, इसलिए घर कम ही आते थे। उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। पेरिन के भाई बहन नहीं थे, इसलिए वह अपने बड़े से घर में अकेली रहती थी। उसे किसी भी चीज की कमी न थी। पिता हर महीने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे।
उसे अपने घर में अकेलापन महसूस होता था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अब अधिकतर समय अश्लील वीडियोज देखने में व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वह अब खाना पीना खाने के बाद सिर्फ अश्लील वीडियोज देखती रहती और हस्तमैथुन करती रहती। रोजाना अधिक घंटों तक अश्लील वीडियोज देखने से वह मानसिक रूप से बीमार हो गई। वह घर से बाहर निकलकर पब्लिक प्लेस में जाकर अपने कपड़ों को उतारने लगी। लोग यह दृश्य देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। पेरिन ने सारे कपड़े उतार दिए और लोगों के बीच हस्तमैथुन करने लगी। सारे लोग पेरिन को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। पुलिस अधिकारी वहां आए और पेरिन को अपने साथ ले गए। पुलिस थाने पहुंचने के बाद उन अधिकारियों ने उसे कपड़े पहनाने की जगह वायग्रा की गोली खाकर उसके साथ संभोग करने लगे। कई घंटों तक यह चलता रहा। एक एक करके सबने अपनी हवस बुझाई। पेरिन अभी भी नंगी थी। पागलखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बुलाया गया। पेरिन को उनके साथ भेज दिया गया। वे कर्मचारी पेरिन को देखकर अपना आपा खो बैठे और एक एक करके उसके साथ संभोग करने लगे। कुछ देर बाद पागलखाने पहुंचे। पेरिन को अभी भी कपड़े नहीं पहनाए गए थे। कर्मचारी उसे पकड़कर इलेक्ट्रिक कमरे की ओर बढ़ने लगे। पेरिन को अपने योनि में काफी दर्द होने लगा। वह अब काफी हद तक होश में आ चुकी थी। वह चिल्लाए जा रही थी, मुझे छोड़ो। परंतु पेरिन के कई घंटे पहले के व्यवहार के कारण कर्मचारी उसे पागल ही समझ रहे थे। दूसरी तरफ उसका वीडियो वायरल हो रहा था। पेरिन को इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाया गया और उसे कस के बांध दिया गया। कर्मचारी ने जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक देने का बटन दबाया, पेरिन जोर से चीखी और अपने नींद से जाग गई। उसका माथा पसीने से भर गया। वह इधर उधर देखने लगी। वह अपने कमरे में थी और घड़ी में लगभग रात के 3 बज रहे थे। उसने पास में रखे पानी को पिया। उसे समझ आया कि यह मात्र एक डरावना सपना था। वह अपने मन में बड़बड़ाती हुई काला संभोग कहकर सो गई। द प्रांक, मई 3, 2023। एक यूट्यूबर जिसका नाम जनव था, वह अपने यूट्यूब चैनल पर शरारत वाली वीडियोज अपलोड करता रहता था, जिसके कारण लोगों को काफी समस्या होती थी। उसके द्वारा शरारत करने के कारण बहुत सारे लोग शरारत समझकर जरूरतमंद लोगों की मदद भी नहीं करते थे। उसे लोगों से कई बार गालियां भी पड़ती, परंतु वह सुधरने का नाम न लेता। परंतु जनव अपने चैनल द्वारा कमाया हुआ रुपए का 50% अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए दान कर देता था, जिसके कारण आश्रम के बच्चे उसे प्रणाम करते और दुआएं देते। एक बार रात के समय जनव शरारत वाली वीडियो बनाने की योजना बना रहा था। उस रात वहां पर एक छोटी बल्ब जल रही थी। 2 आदमी बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। सड़क के उस स्थान पर गतिरोधक मौजूद थी। पीछे बैठे हुए आदमी के पास सुरक्षा के लिए एक पिस्टल मौजूद थी। वे धीरे से आ रहे थे। तभी जनव रात के अंधेरे में डरावनी कॉस्ट्यूम पहनकर उनके सामने प्रकट हो गया और उनके पास बढ़ने लगा। दोनों आदमी बेहद डर गए। वहां पर बाइक की लाइट और मात्र एक छोटी सी बल्ब जल रही थी। बाइक के पीछे बैठा हुआ आदमी इतना डर गया था कि उसने अपने पिस्टल से उस पर लगातार 3 गोलियां दाग दी। यह सब देखकर कैमरामैन वहां से दुम दबा के भाग निकला। जनव नीचे गिर पड़ा। वे आदमी बाइक पर सवार होकर तेज गति से वहां से भाग निकले। आखिरी समय में जनव अपने माता पिता को याद करने लगा। याद करते हुए अनायास ही उसके आंखों से आंसू झलक आए। वह वहीं पर पड़ा हुआ अपनी चंद सांसें गिन रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस अधिकारियों की जीप गुजर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसे देखा। अधिकारियों ने देरी ना करते हुए जनव को अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ समय बाद उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे। मां अपने बेटे के लिए निरंतर रोए जा रही थी। सुबह हुई। डॉक्टर ने कहा वह अब ठीक है, आप यह दवाइयां ले आइए। जनव के पिता दवाइयां लेने चले गए। जनव की मां ने सोचा, मैं कुछ खाने की चीजें लेकर आती हूँ। यह सोचकर मां खाने की चीजें लेने बाजार चली गई। धूप हर तरफ छाई हुई थी। मां खाना लेकर आ रही थी। तभी अधिक उदासी, चिंता, थकान और अनिद्रा के कारण उन्हें हृदयघात हुआ। वे अपने हाथ से छाती को पकड़कर नीचे गिर पड़ी। शहर में शरारत इतना ज्यादा हो रहा था कि सब लोगों ने सोचा, वह भी अपने बेटे की तरह शरारत कर रही है और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। आधे घंटे बाद पिता अपनी पत्नी को खोजते खोजते वहां पहुंचे। पिता ने उन्हें उठाकर एक गाड़ी की सहायता से अस्पताल ले गए। कुछ समय डॉक्टरों के जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा सी इज नो मोर। डॉक्टर ने सॉरी कहते हुए कहा आप कुछ देर पहले इसे ले आते तो वह बच सकती थी। अपनी मां की मृत्यु की खबर पाकर बेड पर लेटे हुए जनव की आंखों से आंसू आने लगे। कुछ महीने बाद जनव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कुछ दिनों बाद जब जनव को पता चला कि उसके घटिया शरारत की वजह से उसकी मां की जान गई है तो वह अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद जनव शरारत वाली वीडियोज बनाना छोड़कर कॉमेडी वाली वीडियोज बनाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद कॉमेडी की वजह से उसे खूब प्रसिद्धि मिली। कभी कभार जनव अपनी मां को याद करता हुआ गम में डूब जाता, परंतु वह आज खुद गम में डूबकर करोड़ों लोगों को हंसा रहा था। मैडनेस, मई 4, 2023। सेगवी और रेमक दोनों बचपन के दोस्त और पड़ोसी भी थे।
सेगवी अच्छे से पढ़ाई नहीं करती थी और रेमक पढ़ाई में काफी तेज था, जिसके कारण वह अपने विद्यालय का सबसे होनहार और पढ़ाकू लड़का था। जब सेगवी बोर्ड परीक्षा में कई बार असफल रही, जिसके बाद वह रेमक से काफी चिढ़ने लगी। कुछ सालों बाद भी सेगवी 8वीं में ही रह गई और रेमक ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ दिनों बाद सेगवी पढ़ाई से तंग आकर वह कुछ सोचने लगी। काफी सोचने के बाद सेगवी के दिमाग में एक खुरापाती तरकीब ने जन्म लिया, जो बहुत बड़ा पागलपन सिद्ध होने वाला था। दूसरे दिन सेगवी काले कपड़े पहनकर, अपने चेहरे को काले कपड़े से ढककर और एक असली पिस्टल अलमारी से निकालकर अपने तरकीब को पूरा करने निकल पड़ी। वह पिस्टल उसके पिताजी का था, जो एक पुलिस अधिकारी थे। शाम का समय हो रहा था। रेमक अपनी साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था, तभी रेमक को रोककर सेगवी ने उस पर पिस्टल तान दी। पिस्टल देखकर रेमक का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। सेगवी ने कहा, तुम मुझसे सेक्स करोगे? नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। सेगवी ने पिस्टल की नोक पर उससे सेक्स किया और कुछ समय बाद वह वहां से ऐसे चली गई मानो कुछ हुआ ही ना हो। रेमक घर तो लौटा, परंतु उसने शर्म के मारे अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। कुछ महीने बाद सेगवी ने फिर से बिना पढ़ाई किए परीक्षा दी, परंतु इस बार भी वह असफल रही। सेगवी ने सोचा था, एक बहुत तेज दिमाग और सफल व्यक्ति से सेक्स करूंगी तो मैं भी तेज दिमाग वाली और सफल लड़की बन जाऊंगी। सेगवी अब समझ गई थी कि ज्ञान प्राप्त किए बिना ज्ञानी नहीं बना जा सकता। उसका दिमाग तेज तो नहीं हुआ, परंतु कॉन्डोम का उपयोग किए बिना सेक्स करने के कारण वह गर्भवती जरूर हो गई। जब उसके घरवालों को पता चला तो सेगवी को खूब डांट पड़ी, परंतु सेगवी ने अपने द्वारा किए खुरापाती काम को किसी को नहीं बताया। 9 महीने बीत जाने के बाद सेगवी ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही उसके घरवालों ने उस बच्चे को ऐसे माता पिता को सौंप दिया जिसकी कोई संतान न थी। उसके कुछ दिनों बाद ही जल्दीबाजी में सेगवी की शादी करा दी। सेगवी को अपने गलती पर पछतावा हो चुका था। वह अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती और सोचते सोचते कई बार उसकी आंखें नम हो जाती। दूसरी तरफ रेमक ने भी एक पढ़ाकू लड़की से शादी कर ली। रेमक आज भी रात को सोते समय यही सोचता रहता है कि वह लड़की कौन थी और उसने यह क्यों किया। भेलोरा, मई 7, 2023। पुराने समय पहले भेलोरा नामक स्थान पर एक महल हुआ करता था, जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। महल की राजकुमारी बहुत रूपवान थी। महल में बहुत सारे नौकर नौकरानियां काम करती थीं। एक नौकर जिसका नाम गैरोल था, वह अक्सर राजकुमारी को आते जाते समय घुरा करता था। राजकुमारी भी गैरोल को अक्सर देखा करती थी। दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उनमें लगाव बढ़ने लगा। रात का समय था। राजकुमारी महल के बाहर बैठी हुई गैरोल का इंतजार कर रही थी। तभी उसके काका सा आकर जबरदस्ती राजकुमारी की इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद वहां गैरोल पहुंचा। यह दृश्य देखकर गैरोल आग बबूला हो उठा। काका सा और गैरोल के बीच खूब हाथापाई हुई, जिसके कारण तीनों जख्मी हो गए। वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने गैरोल को पकड़कर वहां से ले गई और राजकुमारी ने कुछ न कहा। परिवार के कहने पर राजकुमारी ने न्यायालय में झूठी गवाही दी, जिसके कारण गैरोल को 10 साल की सजा सुनाई गई। कुछ दिनों बाद राजकुमारी गैरोल से मिलने गई। गैरोल ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी ने कहा, अपने खानदान की शान और इज्जत के लिए। मुझे माफ कर देना। उसके बाद राजकुमारी वहां से चली गई। यह सुनने के बाद गैरोल की आंखों में क्रोध की चिंगारी सुलगने लगी। उधर राजकुमारी को एक प्रकार की जटिल बीमारी हो गई, जिसके कारण वह 10 साल तक उस बीमारी से ग्रसित रही। 10 साल पूर्ण हो जाने के बाद गैरोल जेल से छूट गया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद कई डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद राजकुमारी भी स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों बाद राजकुमारी की शादी लग गई। हर तरफ रोशनी से भेलोरा जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। तभी एक खबर आती है कि राजकुमारी से शादी होने वाले दूल्हे को किसी ने पैर पर रस्सी बांधकर पेड़ से लटका दिया है और उसका गुप्तांग काट दिया है। कटे हुए गुप्तांग से खून टपक रहा था। उस दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी जान बच गई। परंतु शादी का माहौल अब शोक के माहौल में बदल गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इसी तरह राजकुमारी से शादी लगने वाले कई दुल्हों की उसी तरह हालत हुई। अब कोई भी राजकुमारी से शादी नहीं करना चाह रहा था। एक दिन राजकुमारी को एक पत्र आया। पत्र में लिखा था, तुम्हारी शादी अधूरी रहेगी, तुम्हारा गैरोल। यह पढ़कर राजकुमारी को एक झटका सा लगा। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई गई। गैरोल की खोज शुरू हुई। अब राजकुमारी उदास और गुमसुम सी बैठी रहती। एक दिन इन सब से तंग आकर राजकुमारी ने एक गलत कदम उठाने का फैसला किया। वह एक सुनसान ब्रिज पर पहुंची। एक दुल्हन की तरह सज धज कर वह ब्रिज के नीचे बहते हुए नदी के पानी को कुछ देर तक देखती रही और नदी में कूद गई। जब गैरोल को यह बात पता चली तो वह घोर पश्चाताप में डूब गया। कुछ समय बाद वह भी उस ब्रिज के पास पहुंचा। उसके आंखों से आंसू झलक रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ मिनट बाद गैरोल भी उस नदी में कूद गया। कुछ देर तक चिल्लाहट के बाद सब शांत हो गया। अब शाम होने चली थी और वे दोनों नदी के तेज बहाव में बहते चले जा रहे थे।
हॉप टू रीच होम। मई 25, 2023। एक वाहन में सवार होकर एक ड्राइवर एक 12 या 13 वर्ष का लड़का और लड़के का बड़ा भाई और बड़े भाई का एक दोस्त, जिसका यह वाहन था, वे उस वाहन पर सवार होकर एक शादी में दावत खाने जा रहे थे। रात का समय था। कुछ घंटों बाद वे शादी में पहुंच गए। वे सब दावत खाने के बाद शादी में कुछ देर टहलते रहे। उसके बाद वे वाहन पर सवार होकर घर की ओर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद वाहन रुक गई। शायद वाहन में कुछ खराबी आ गई थी। कुछ देर बाद सुबह होने वाली थी। अभी रात के 4:30 बज रहे थे। सब वाहन से नीचे उतरे। ड्राइवर ने वाहन को कुछ देर तक देखा और वाहन को ठीक करने की कोशिश करने लगा, परंतु वह वाहन को ठीक न कर सका और मैकेनिक को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद सुबह हो गई। ड्राइवर उस वाहन के पास आया और कहा, मुझे मैकेनिक न मिला। वे सब इधर उधर देखने लगे। वे एक गांव में थे जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में कई सारे झोपड़ी बने हुए थे, परंतु उनके अलावा उस गांव में कोई और मनुष्य न था। एक झोपड़ी के पास एक खाट पड़ी हुई थी। उन्होंने खाट को उठाया और उस खाट पर वह लड़का और उसके भाई का दोस्त बैठ गया। वाहन पर शराब और एक बड़े डिब्बे में पेट्रोल रखा हुआ था। लड़के के बड़े भाई ने छुपकर बोतलों में मौजूद शराब को एक के बाद एक गटकने लगा। ड्राइवर ने देखा तो उसने भी कुछ शराब पी ली। लड़के का बड़ा भाई नशे में धूत होकर कपड़ों को उतारने लगा और जांघिया पहना हुआ झोपड़ी के दीवार के सामने जाकर लेट गया। ड्राइवर भी वहीं पर जाकर सो गया, मानो उन्हें घर जाने की कुछ फिक्र ही न हो। गर्मी के मौसम के कारण धूप काफी तेज थी। चारों तरफ धूप फैली हुई और गर्म हवाएं चल रही थी। वाहन के मालिक यानी लड़के के बड़े भाई के दोस्त को बड़ा क्रोध आ रहा था। क्रोध को वे नियंत्रित न कर सकें और क्रोधावश वाहन पर मौजूद पेट्रोल को निकालकर उन पर आग लगा दी। लड़का यह देखकर घबरा उठा और वह वहां से भागा। वह भागता रहा जब तक वह वहां से दूर न निकल गया। उधर आग लगने की वजह से उन दोनों ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। वाहन का मालिक खटिया पर जैसे ही बैठने लगा कि एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। वाहन का मालिक यहां से भागने की कोशिश करने लगा, परंतु उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया। अपने आप को संभालने की कोशिश में उसने झूल रही एक नंगी तार को पकड़ लिया, जिसके बाद हाई वोल्ट करंट की वजह से कुछ ही समय बाद उसके प्राण सूख गए। वह लड़का रुकता और फिर भागता, फिर रुकता फिर भागता। ऐसा करते करते वह एक शहर में जा पहुंचा। सांसें तेज चल रही थी। वह थक चुका था और घर का रास्ता भी भूल चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इधर उधर डरा सहमासा देखने लगा। काफी समय बीत गया। उस लड़के ने पेड़ पर चढ़कर रात बिताई। सुबह हुई। चिड़ियों और वाहनों की आवाजें आने लगी। वह नींद से उठा। उसे तेज भूख लगी थी, पर उसके पास न खाना था और न ही धन। उसने पेड़ के पत्तों को तोड़कर जितना खा सकता था खा गया। उसे घर की याद आई तो अनायास ही उसके आंखों में आंसू झलक आए। वह पेड़ से उतरकर दौड़ने लगा। उसे पता न था कि वह किधर जा रहा है। बस घर पहुंचने की आस थी कि वह एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाएगा। सिया लाइव। जुलाई 15, 2023। आपने सिया मूवी में देखा कि सिया नामक गांव की लड़की को नौकरी देने के बहाने एल उसके साथ संबंध बना लेता है। कुछ दिनों बाद एल का बेटा और उसके कुछ दोस्त मिलकर सिया को सड़क से उठाकर एक वीरान घर में कई दिनों तक सिया का बलात्कार करते हैं और पुलिस उन लड़कों को सबूत के साथ गिरफ्तार कर लेती है। एल के बेटे और उसके दोस्तों को बैल पर छोड़ दिया जाता है और सिया इंसाफ पाने के लिए अपने एक दोस्त से मदद लेती है, जो एक वकील थे। जब एल को यह पता चलता है तब एल के आदमी सिया के पिता को बाहर निकालकर इतना मारते पीटते और अधमरा करके छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद सिया के चाचा को भी पुलिस अधिकारी उठाकर ले जाते हैं। कुछ दिनों पहले यह केस CBI को सौंप दिया गया था, इसलिए एल घबरा गया था। इतना तकलीफ सहने के बाद सिया के पिता बच न सकें। मर्डर की सजा पाने के डर से एल द्वारा कहे जाने से सिया के पिता को रात में ही जला दिया जाता है। उसके बाद सिया, उसकी माँ, उसकी चाची और वकील एक टैक्सी में न्यायालय की ओर जा रहे थे। तभी एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देती है, जिसके बाद सिया घायल हो जाती और बाकी सब मारे जाते हैं। उधर सिया हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी रहती है। कुछ दिनों बाद सिया को होश आता है। कमरे के बाहर उसका छोटा भाई और CBI अधिकारी सब राह देख रहे थे। उन अधिकारियों के सवाल जवाब के बाद सिया आराम करने लगती है। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है। सिया कमरे के बाहर झांकती है तो देखती है कि CBI अधिकारी सब वहां से जा चुके थे। सिया अपने छोटे भाई को लेकर वहां से निकल जाती है। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वे वहां से काफी दूर आ चुके थे। उन्हें एक अनाथ आश्रम दिखा। वे उस अनाथ आश्रम के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सुबह जब अनाथ आश्रम खुली तो सिया ने अपने छोटे भाई को अनाथ आश्रम में रख दिया और वह वहां से चली गई। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वह उस गांव से कई किलोमीटर दूर निकल गई। सिया के भाग जाने से इस केस को बंद कर दिया गया। सिया एक छोटे जंगल में चली गई। वह एक पेड़ के ऊपर रहने लगी।
दिन प्रतिदिन सिया का क्रोध तीव्र होता जाता था। भूख लगने पर वह पेड़ के पत्तों को चबा जाती थी। उसने कहीं से सुना था डायनामाइट के बारे में। उसके मन में एक खतरनाक तरकीब ने जन्म लिया। वह दिन में सोती और रात के समय गांव-गांव में जाकर मछुआरों के यहाँ से डायनामाइट चुराने लगी। कई बार कारखानों से भी डायनामाइट चुराने लगी। जब डायनामाइट 10 किलो से ज्यादा जमा हो जाते तो सिया उन डायनामाइटों को ले जाकर एक के घर के दीवारों के नीचे फीट कर देती और उसे मिट्टी से ढक देती। ऐसा करते करते उसका शरीर थकान के मारे दर्द करने लगता। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत गए और वह दिन आया जब 100 किलो से भी ज्यादा डायनामाइट फिट हो गए। सिया डायनामाइटों को कंट्रोल बॉक्स से जोड़कर उसे सक्रिय करने की कोशिश करने लगी। हर डायनामाइट विद्युत तार के द्वारा जुड़े हुए थे। अंधेरी रात थी। उस घर में उसके आदमी, उनका बेटा, उनके बेटे के दोस्त, घर की औरतें और छोटे बच्चे भी उपस्थित थे। सिया रात भर प्रयास करती रही, परंतु डायनामाइट सक्रिय नहीं हुआ। सुबह हुई। कुछ पुलिस अधिकारी वहां से गुजर रहे थे तो सिया को उन्होंने देखा। अधिकारी सिया को वहां से लेकर जाने लगी और तेज आवाज में कहा, आप लोग यहाँ पर किसी भी चीज को छुएगा नहीं। परंतु उस दिन सब गहरी नींद में थे, इसलिए किसी ने अच्छे से सुना नहीं। अधिकारी सिया को लेकर वहां से चली गई और सर्च टीम को कॉल कर दिया गया। कुछ समय बाद औरतें और बच्चे तैयार होकर मंदिर में पूजा करने निकल गए। घर का एक आदमी पेशाब करने के लिए घर के पीछे तरफ बढ़ने लगा। वह अभी कुछ कुछ नींद में ही था। घर के बाकी सदस्य अभी भी गहरे नींद में थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की गरज भी हो रही थी। घर के पीछे तरफ पैदल जाते हुए उसका पैर उस कंट्रोल बॉक्स से जा टकराया और डायनामाइट सक्रिय करने वाला बटन दब गया, जिससे डायनामाइट सक्रिय हो गए और एक धमाका हुआ, जिससे कुछ ही देर में घर ध्वस्त हो गया। घर के मलबे से दबकर उस व्यक्ति की भी मौत हो गई जिसका पैर उस बॉक्स से टकराया था। विस्फोट और ध्वस्त हुए घर के मलबे के कारण घर में मौजूद सभी लोग मारे गए। कुछ देर पहले सिया मन ही मन भगवान को बुरा भला कह रही थी, परंतु जब उसे घर के ध्वस्त होने और अपराधियों की मृत्यु होने की खबर मिली तो वह प्रसन्नचित हो उठी। उधर ए की पत्नी को घोर पछतावा हो रहा था, क्योंकि वह अपने बेटे और पति के बुरे कार्यों को जानने के बाद भी चुप रही। न्यायालय में सिया को पेश किया गया। ए की पत्नी ने न्यायालय में आकर सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद उसके आदमियों, उनका बेटा और उसके दोस्तों को अपराधी करार दे दिया गया। सिया द्वारा डायनामाइट चोरी करने, डायनामाइट द्वारा घर ध्वस्त करने की कोशिश करने, किसी की जान नहीं लेने के कारण न्यायालय द्वारा सिया को कुछ साल की सजा सुनाई। सजा पूरी होने के बाद सिया को छोड़ दिया गया। सिया कई घंटों पैदल चलकर आश्रम पहुंची। छोटे भाई ने बड़ी बहन को देखकर वह उसके गले लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। शाम होने चली थी। कुछ देर बाद सूरज ढलने वाला था। सिया अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर अपने गांव की ओर जाने लगी। द अननोन विलेज, नवंबर 19, 2023। सुनिधा, जो कुछ दिनों पहले नई शिक्षिका बनी, उसके खुशी का ठिकाना न था। वह बेहद खुश थी, परंतु वह जिस विद्यालय में नियुक्त हुई, वह शहर से काफी दूर था। दूसरे दिन वह अपने पिता का आशीर्वाद लेकर निकल ही रही थी कि उसके पिता ने कहा, बेटी कुछ छुट्टे रुपए ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। सुनिधा ने कहा, पिताजी बाहर किसी से छुट्टे रुपए ले लूंगी। उसके बाद वह घर से बाहर निकल गई। वह बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वह बस स्टॉप के पास पहुंची। उसने बस पकड़ी और विद्यालय की ओर चल पड़ी। उस विद्यालय के पहले एक अनजान गांव पड़ता है। जब सुनिधा ने विद्यालय का नाम स्मार्टफोन के नक्शे पर सर्च किया तो वह आ गया, परंतु विद्यालय से थोड़ी दूर पर स्थित उस अनजान गांव के बारे में नक्शे पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, या शायद किसी ने जानकारी नहीं छोड़ी थी। यह देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ घंटे बाद वह बस उस गांव से गुजरने लगी। सुनिधा ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। उस गांव में कोई दुकान न थी। बाहर बैठे लोग सुनिधा को ही देखे जा रहे थे, जैसे उन लोगों की नजरें सिर्फ सुनिधा पर ही टिकी हुई हो। सुनिधा ने बस की खिड़की बंद कर दी और स्मार्टफोन पर कुछ गाने सुनने लगी। कुछ समय बाद वह बस विद्यालय के पास पहुंची। सुनिधा बस से उतरकर विद्यालय की ओर जाने लगी। विद्यालय के एक बच्चे ने सुनिधा का स्मार्टफोन लेकर दौड़ने लगा। सुनिधा भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। इस भागा दौड़ी में उसका स्मार्टफोन टूट गया। दूसरे शिक्षक और शिक्षिकाएं भी वहां गए। सुनिधा को बुरा तो लगा, परंतु फिर भी उसने उस बच्चे को माफ कर दिया। सुनिधा अपना नियुक्ति पत्र उन्हें दिखाती है और अपना परिचय देती है। उसके बाद वह कक्षा में जाकर पढ़ाने लगती है। लंच ब्रेक के समय सुनिधा जब खाना खा रही थी, वह लड़का सुनिधा के पास वाले बेंच में बैठकर उसने कहा, मैम आई एम सॉरी। उसके बाद उस लड़के ने कहा, मैम आप रात होने से पहले यहाँ से चली जाना और यदि कभी रात के समय यहाँ रुकना पड़े तो किसी भी हालत में रात के समय अपना दरवाजा मत खोलना। सुनिधा ने कहा, क्यों? लड़का अब बोलने ही वाला था कि तब तक घंटी बज गई। वह लड़का अपने कक्षा में चला गया। सुनिधा ने सोचा, वह ऐसे ही मजाक कर रहा होगा।
उन्होंने उस लड़के की बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। दोपहर को विद्यालय की छुट्टी हुई। सुनिधा बस का इंतजार करने लगी। एक शिक्षक ने सुनिधा से कहा, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? सुनिधा ने कहा, अभी बस आने वाली है, मैं बस से चली जाऊंगी। बाकी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं अपने अपने वाहन से घर की ओर चल पड़े। परंतु सुनिधा को क्या पता कि आज बस पहले ही जा चुकी थी। बस शाम को वापस लौटती थी, परंतु किसी काम के कारण बस आज पहले ही चली गई थी। विद्यालय के आसपास कोई घर न था। शाम हो गई, परंतु बस नहीं। उन लोगों को देखने के बाद सुनिधा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस अनजान गांव में जाने की। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। सुनिधा ने आज विद्यालय में ही रुकने का फैसला किया। उसने हिम्मत करके एक पत्थर से कक्षा का ताला तोड़ा और अंदर चली गई। भीतर से दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर दिया। रात हो चुकी थी। कीट पतंगों और सियारों की आवाजें आने लगी थी। सुनिधा एक बेंच पर लेट गई। कुछ समय बाद दरवाजे पर खटखट होती है। खटखट की आवाजें सुनकर सुनिधा उठ जाती है और बेंच पर बैठ जाती है। पहली बार में वह दरवाजा नहीं खोलती है, दूसरी बार भी वह दरवाजा नहीं खोलती है, परंतु तीसरी बार किसी के खटखटाने की आवाज आती है तो वह सोचती है, शायद कोई किसी समस्या में हो। यह सोचकर उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर देखकर वह चौंक गई। बाहर 50 के लगभग लोग खड़े थे और वे बस सुनिधा को देखे जा रहे थे। सुनिधा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, परंतु तब तक एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। दूसरे आदमी ने उसके मुंह को कपड़े से टाइट से बांध दिया। वे लोग सुनिधा के कपड़ों को एक एक करके उतार दिए। उन लोगों ने सुनिधा को उठाकर एक वीरान जगह ले गए। वे लोग एक एक करके सुनिधा का बलात्कार करने लगे। कुछ समय बाद सुनिधा ने दम तोड़ दिया। उसके योनि से खून टपके लगा। सुनिधा के मृत शरीर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बाकी बचे लोगों ने मृत शरीर के साथ ही सेक्स करने लगे। कुछ घंटे बाद जब उनकी हवस की प्यास बुझ गई, तब उन्होंने सुनिधा की लाश को एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो न ही किसी गांव वाले ने और न ही विद्यालय के किसी कर्मचारी ने कुछ बताया। वे डर के कारण सब झूठी कहानी बनाकर पुलिस अधिकारी को सुना रहे थे। जब पुलिस को पूछताछ करने पर कुछ ना पता चला, तब उन्होंने केस को बंद कर दिया और सुनिधा की पोस्टर्स पर मिसिंग लिखकर उसे दीवारों पर चिपका दिया। कुछ साल बाद उस गांव में एक वायरस फैल जाता है। उस गांव के सैकड़ों लोगों में 50 आदमी को छोड़कर बाकी सब ठीक ठाक हो जाते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि डॉक्टरों की दवाइयों को वे 50 गांव वाले ले तो रहे थे, परंतु बीमारी कम होने की जगह और बढ़ती जा रही थी। इससे डॉक्टर भी हैरान थे। वे 50 गांव वाले खून की उल्टियां करने लगे थे और उनके शरीर के चमड़े धीरे धीरे फटने लगे थे। उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। वे डॉक्टर से कह रहे थे, हमें मार दो, परंतु डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक तड़पते रहने के बाद 2024 किसान का 23 वर्षीय लड़का नसाकी, जब वह छोटा था तब एक IAS अधिकारी उसके गांव में आए थे। सब लोग उस अधिकारी का सम्मान कर रहे थे। तभी से नसाकी के मन में IAS अधिकारी बनने की इच्छा जाग चुकी थी। बचपन में ही नसाकी की मां की मौत हो चुकी थी। नसाकी ने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त धन तो नहीं था, इसलिए उसने घर से ही पढ़ाई करने के बारे में सोचा। वह सुबह को 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटे पढ़ाई करता। उसके दोस्त उसे कहते कि अरे यार, परीक्षा तो दे के आओ, परंतु वह कहता, मैं पहले अच्छे से तैयारी करने के बाद ही परीक्षा दूंगा। कुछ दिनों बाद जब नसाकी बाहर जाता तो कई लोग उसके बारे में कहते, बाहर जाकर ट्यूशन पढ़ने वाले लड़के UPSC की परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं और ये किसान का लौंडा घर से पढ़कर परीक्षा पास करेगा। नसाकी को ये बातें चुभती, परंतु फिर भी वह शांत भाव से वहां से चलने लगता। लगभग 7 वर्ष बाद नसाकी ने 25 से अधिक परीक्षा से संबंधित किताबों को पढ़ डाला था। वह अब 30 वर्ष का हो गया था। जिस दिन नसाकी परीक्षा देने जा रहा था, बैंक और पुलिस के अधिकारी आकर उसके पिता को उठाकर ले गए, क्योंकि उसके पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बैंक से 25,000 रुपए का कर्ज लिया था। परंतु इस महंगाई में तय समय से वे कर्ज न चुका पाए। पहले ही घर और खेत के जमीन दूसरे के यहाँ गिरवी पड़े हुए थे। नसाकी की आंखें नम हो गई। उसका मन उदास हो गया, परंतु फिर भी वह शहर जाकर UPSC की परीक्षा दी। कुछ महीने बाद नसाकी ने पहली बार में ही दोनों परीक्षाओं को पास कर लिया था। उसके खुशी का ठिकाना न था, परंतु अब भी एक चीज बाकी थी, वह थी इंटरव्यू। नसाकी ने थाने में जाकर यह खबर अपने पिता को सुनाई तो पिता के आंखों से खुशी के आंसू झलक आए। नसाकी कभी कभार अपने पिता से मिलने जाया करता था। कुछ सप्ताह बाद इंटरव्यू के लिए जाना था। वह अपने स्मार्टफोन पर YouTube प्लेटफॉर्म पर कई इंटरव्यू वीडियोज को देखकर कोशिश करता रहता। इंटरव्यू का दिन आया। नसाकी तैयार होकर इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू ठीक ठाक रहा। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों ने कहा, आप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं, परंतु सीट कम है और छात्र अधिक है।
इसलिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए हमें देने होंगे, तभी आप IAS अधिकारी बन सकते हैं। नसाकी के मुख से अनायास ही निकल गया रिश्वत। अधिकारियों ने कहा, हाँ भाई, तुम इसे जो कहो। यदि तुम कुछ दिनों बाद 5 लाख का इंतजाम कर पाते हैं तो तुम्हारी सीट पक्की, नहीं तो यहाँ से अभी बाहर चले जाओ। नसाकी मुंह लटकाए हुए वहां से जाने लगा। अधिकारी कह रहे थे, जेब में रुपए नहीं और चले हैं IAS बनने। नसाकी रात के समय स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पेड़ पौधों को देख रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और नीचे टपक रहे थे। सुबह के समय वह अपने गांव की एक बस पकड़कर अपने घर चला गया। उसने इन बातों को अपने पिता को न बताई, क्योंकि वह अपने पिता को और दुखी नहीं करना चाहता था। कई महीनों तक मजदूरी करके वह अपना पालन पोषण करने लगा। 1 वर्ष बाद, जब नसाकी चाय पी रहा था, उस दुकान पर लटक रही एक अखबार पर उसकी नजर पड़ी। वह उस अखबार को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों के घर पर CBI की रेड पड़ी। उनके घर से करोड़ों रुपए कालाधन जब्त किया गया और उन्हें अपने पद से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानने के बाद नसाकी जोर जोर से हंसने लगा और दौड़ता हुआ अपने घर जाने लगा। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार फिर से परीक्षा दी। नसाकी ने दूसरे प्रयास में भी परीक्षा पास कर ली, साथ ही इंटरव्यू भी पास कर ली। कुछ वर्षों की ट्रेनिंग के बाद वह IAS अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा। गांववासी उसका सम्मान कर रहे थे, फूल मालाएं पहना रहे थे। 1 महीने बाद, बैंक का कर्ज चुकाने के बाद, वह अपने पिता को छुड़ाकर अपने नए घर में ले जाने लगा। मदरहुड, मार्च 24, 2024। ललिता देवी, जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी 2 बहनें और 6 भाई थे। बचपन के समय ललिता विद्यालय जा रही थी। उनकी नज़र खोमा नामक एक लड़की पर पड़ी। खोमा के पिताजी BCCL में कार्यरत थे। उनकी अच्छी सैलरी थी। खोमा हर दिन अलग अलग कपड़े और चप्पलें पहनकर विद्यालय जाया करती थी। ललिता को उसके ढाट बाट देखकर आश्चर्य होता था। ललिता अपने भाई बहनों के साथ खेल खेलती, त्योहार मनाती। कुछ वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद ललिता ने पढ़ाई छोड़ दी। वह 6ठी या 7वीं कक्षा तक पढ़ चुकी थी। वे अब घर के ही कार्य में लगी रहती। कुछ वर्षों बाद, जब वे शादी लायक हो गई, उनके माता पिता ने उनकी शादी शंकर नामक व्यक्ति से कर दी। घर की आमदनी अच्छी खासी नहीं थी। शंकर जी के पिता कुछ दिन काम पर जाते थे, बाकी दिन शराब के नशे में टुन रहते थे। शंकर जी कोयले बेचने का कार्य करते थे। लगभग 1 वर्ष बाद उन्हें एक बेटा हुआ, परंतु कुछ वर्षों बाद पीलिया रोग से ग्रस्त होने के कारण वह बच्चा बच न सका। इससे ललिता जी का मन उदास हो गया। दूसरी बार जब उनका बच्चा पैदा हुआ, वह गंभीर हालत में था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु वह भी बच न सका। फिर से ललिता जी का मन उदासी से भर गया। माता पिता के आंखों से आंसू छलक आए। परिवार के दूसरे सदस्यों ने सलाह दी कि इस मृत बच्चे को ब्रिज के नीचे नदी के थोड़ी दूरी पर दफना दिया जाए। उस मृत बच्चे को दफना दिया गया। उसके बाद फिर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। इस बार लड़की पैदा हुई। घर में खुशियों की लहर दौड़ी। उस समय ललिता जी के 5 ननद थे। उनमें से कुछ की शादी हो गई थी, परंतु जिनकी शादी हुई थी, वे पति के घर कम रहती थी और कई महीनों और सालों तक मायके में ही पड़ी रहती थी, क्योंकि यहाँ उन्हें उतना काम नहीं करना पड़ता था। साथ ही उनके बच्चे भी उनके साथ रहते थे। ललिता जी को अधिक काम करना पड़ता था। नन्नदें काम कम और आराम ज्यादा करती थी। एक दिन उनकी बेटी राशन दुकान पर बिस्कुट लेने गई। उसके पास रुपए नहीं थे, इसलिए उसने राशन वाले से एक 50 पैसे अठन्नी वाली बिस्कुट उधार में मांगी, परंतु उस राशन वाले ने मना कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। वह रोती हुई अपने माँ के पास पहुंची। तब उसकी माँ ने उसे बिस्कुट खरीद दिया। लगभग 1 या 2 वर्ष बाद चौथे बच्चे का जन्म हुआ, परंतु उस बच्चे की हालत भी गंभीर थी। डॉक्टरों के इलाज के बाद उस बच्चे की हालत कुछ सुधरी। कुछ सप्ताह बाद डॉक्टरों ने दवाइयां लिखकर दी और सलाह दी कि इस बच्चे को बल्ब की रोशनी के सामने रखें। उस समय गांव में बिजली तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को सबसे बड़ी नन्नद के घर ले जाने का फैसला किया। बड़ी नन्नद अपनी ससुराल में रहती थी, जो धनबाद जिले में स्थित था। उनके पति BCCL में कार्य करते थे और उनके घर बिजली थी। लगभग 1 या 1.5 महीने उस बच्चे को बड़ी नन्नद के घर रखा गया। पिता कभी कभार उसे मिलने आया करते। कई बार ललिता जी अपने पति के साथ बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाने जाती। जब वह बच्चा स्वस्थ हो गया तो उसे घर लाया गया। कुछ महीने बीत गए। ललिता जी के पति कोयले और मछली बेचने का काम छोड़कर अपने इकट्ठे किए हुए रुपयों से एक हार्डवेयर की दुकान शुरू की। लगभग 5 वर्ष बाद ललिता जी को 5वां बच्चा हुआ। उस बच्चे को गंभीर बीमारी तो नहीं हुई, परंतु बचपन में उसे कान में कई बार दर्द होने लगता, जिसकी वजह से वह जोर जोर से रोने लगता। शंकर जी बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराने की कोशिश करते। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर माँ का मन भी रोने जैसा हो जाता।
डॉक्टर से इलाज कराने के बाद कुछ महीने में उसके कान का दर्द ठीक हो जाता है। लगभग 2 वर्ष बाद छठे बच्चे का जन्म होता है। उसे भी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी, परंतु पैचिस नामक बीमारी ने कुछ परेशान किया, जो आगे जाकर ठीक हो गई। वह छठा बच्चा जब 7 या 8 वर्ष का था, उस समय जब उसकी माँ उसके पास खाना ला देती तो कई बार वह झूठ बोलकर अपनी माँ को अपने पिता से डांट खिला देता। फिर भी माँ उस बच्चे को माफ कर देती। जब उनकी बेटी शादी के लायक हो गई तो धूमधाम से उसकी शादी कर दी गई। कुछ वर्षों बाद छठा लड़का मानसिक रूप से बीमार हो गया। कई तांत्रिकों और डॉक्टर को दिखाया गया, परंतु ठीक न हुआ। इससे माता पिता की चिंता और बढ़ गई, परंतु कुछ वर्षों बाद वह मानसिक रूपी बीमारी से बाहर निकल गया। बेटी की शादी के लगभग 7 वर्ष बाद ही कोरोना की बीमारी के भय से उसके पति ने आत्महत्या कर ली। वह बेटी अब विधवा हो चुकी थी। ललिता जी और उनके परिवार वाले रोने लगे। उधर ससुराल में मौजूद बेटी को सदमा सा लगा। उसके 2 बच्चे थे। उसे अंदर से यह चिंता खाए जा रही थी कि वह अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। इस घटना के बाद अनायास ही कई बार अपनी बेटी और उसके बच्चों के बारे में सोचकर माता पिता के आंखों में आंसू झलक आते, मन उदासीन हो जाता, परंतु माता पिता ने अपनी बेटी का भरपूर साथ दिया। उनकी बेटी कई महीनों तक अपने मायके में रही। उसके बाद वह ससुराल चली गई। ललिता जी अपनी पुत्री और उसके बच्चों के चिंता में लगी रहती। जब उनके पोते उनके घर आते, वे उन्हें लाड़ प्यार करती, उनकी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करती, उनके पास खाना पहुंचा देती। कॉलेज डेलिनेक्यूट, अप्रैल 21, 2024। कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था। कई विद्यार्थी कॉलेज में ही रात बिताने की सोचते हैं। सुबह के समय जब शिक्षक और विद्यार्थी लोग कॉलेज के आंगन में पहुंचते हैं, वहां का दृश्य देखकर वे अंदर से कांप जाते हैं। आंगन में एक लाश पड़ी हुई थी और यह लाश कॉलेज में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी की थी, जो कल रात शिक्षक दिवस की पार्टी मना रहा था। देखने पर ऐसा लग रहा था उसे पेट पर कई बार चाकू घोंपा गया हो। जमीन पर काफी मात्रा में खून बिखरा पड़ा था। कुछ समय बाद पुलिस अधिकारियों को खबर की जाती है और वे उस लाश को अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही कॉलेज में मौजूद लोगों से पूछताछ भी की जाती है। दूसरे दिन 3 भाई अपने पिता के साथ शहर आते हैं। कॉलेज शहर में ही था। कॉलेज में जिस विद्यार्थी की लाश पाई गई थी, वह विद्यार्थी उसके बड़े भाई का दोस्त था। छोटे भाई को डिटेक्टिव मूवीज देखना काफी पसंद था। इसकी उम्र लगभग 18 वर्ष के आसपास थी। बड़े भाई का दोस्त होने के कारण वह छोटा भाई कॉलेज पहुंचता है और छानबीन करने लगता है, किसी तरह अपराधी का सुराग मिल जाए। दोपहर होने चली थी। तेज धूप से जमीन भी तप रही थी। छोटा भाई निराशा होकर वहां से चला जाता है। यह सब दूसरा आदमी देख रहा था। वह आदमी उसका पीछा करने लगता है। छोटा भाई किराए के घर में पहुंचता है। वह देखता है पिताजी और दूसरे भाई पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए थे। दरवाजा खुला हुआ था। अचानक एक वह आदमी कमरे में आ गया और छोटे भाई को डराने लगा। वह कहने लगा, उस हत्या की छानबीन और जांच पड़ताल छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें। यह सुनकर छोटा भाई घबरा जाता है और कहता है, ठीक है, ठीक है। वह आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद वह एक लंबी सांस भरता हुआ अपने माथे से पसीना पोंछता है, दरवाजे को बंद कर देता है और अपने दूसरे भाइयों के साथ पलंग पर सो जाता है। तीसरे दिन दरवाजे पर खटखट होती है। छोट भाई दरवाजा खोलता। बाहर तरफ विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। विद्यार्थी जन उस छोटे भाई पर आरोप लगा रहे थे कि यही अपराधी हैं, यही अपराधी हैं, क्योंकि दूसरे दिन वह उस जगह पर कुछ खोज रहा था। पुलिस अधिकारी इन बातों को सुनकर उसे गिरफ्तार नहीं करती है, क्योंकि कॉलेज के दरवाजे पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर नहीं थी। पुलिस अधिकारी जानती थी कि कॉलेज का ही कोई अपराधी है, परंतु कौन, यह अभी तक पुलिस अधिकारियों को नहीं पता चली थी। न ही वह चाकू मिला था। चौथे दिन पिताजी और 3 भाई वाहन पर बैठकर घर की ओर जाने लगते हैं, परंतु छोटा भाई और उसके चाचा का बड़ा भाई उतर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। सामान खरीदने के बाद वे वाहन की तरह दौड़ते हैं, परंतु वाहन छूट जाती है। एक टकराने की आवाज आती है। वे नजर दौड़ते हैं तो देखते हैं कि एक महिला स्कूटी समेत दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वे उस महिला को उठाते हैं और एक जगह पर लिटा देते हैं। उसके बाद वे एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। उस महिला को एम्बुलेंस अस्पताल ले जाती है। वे दोनों सड़क के किनारे खड़े हुए दूसरे वाहन का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी वाहन आती है और रुकती है। पहले चाचा बड़ा लड़का वाहन पर चढ़ता है और कुछ देर बाद वापस आता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वाहन वहीं पर रुकी हुई थी। वाहन के भीतर क्या है, यह देखने के लिए छोटा भाई भी वाहन के अंदर जाता है। छोटा भाई यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वाहन के भीतर एक कोमल पलंग पर पूर्ण रूप से नग्न एक विदेशी महिला बैठी हुई थी। वह महिला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। छोटे भाई से रहा न गया।
वह भी पूर्ण नग्न होकर उसके साथ काफी समय तक यौन क्रिया करने लगा। तभी एक आवाज आती है, उठो, काफी समय हो गया है। वह नींद से जाग जाता है। उसे पता चलता है यह मात्र एक सपना था। वह इधर उधर देखने लगता है और नींद में देखे हुए सपने के बारे में सोचने लगता है। उसकी नज़र अपनी पेंट पर पड़ती है, जो थोड़ी गिली हो गई थी। उसके बाद वह पलंग से उठकर हाथ मुंह धोने चला जाता है। द ट्रेजेडी, मई 19, 2024। आज अडोल्फ ने 2 चूहों को पानी में डुबाकर मार दिया। किसी दिन सीढ़ियों में तेल डालकर उसके घरवालों में से किसी को गिरा दिया। कभी कुत्ते को छत से फेंक दिया। वह दिन प्रतिदिन किसी न किसी जंतु को तड़पाता मारता। उसे ये सब करने में काफी आनंद आता है। घरवाले परेशान थे। अडोल्फ लगभग 18 वर्ष का हो चुका था। रात के 4 बज रहे थे। अडोल्फ ने अपनी चप्पलें पहनी और घर से बाहर निकल आया। वह कच्चे रास्ते पर टहल रहा था। उसे एक बालू का ढेर दिखा। वह ढेर के पास जाकर बालू से खेलने लगा। वहां पर एक विशाल आम का पेड़ था। पेड़ की टहनियों से आवाजें आने लगी। अडोल्फ ने ऊपर की ओर देखा। उसका माथा पसीने से भरने लगा। एक काला बंदर गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कुछ दिनों पहले अडोल्फ ने उस बंदर को खाना देने के बहाने उस पर आग लगा दी थी। वह बंदर पास के तालाब में जाकर अपनी जान तो बचा लेता है, परंतु उसका शरीर काला हो गया था। अडोल्फ वहां से उठकर दौड़ने लगा। वहां पर किसी ने कुल्हाड़ी छोड़ दी थी। बंदर पेड़ से कूदा और कुल्हाड़ी लेकर अडोल्फ की ओर दौड़ने लगा। अडोल्फ का पैर पत्थर से जा टकराया। वह नीचे गिर पड़ा। वह उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने ही वाला था कि अडोल्फ जोर से चीखकर नींद से जाग जाता है। वह इधर उधर देखता है। उसे एहसास होता है कि यह मात्र एक सपना था। वह उस जगह पर जाता है जहां पर उसने बेरहमी से बंदर को जला दिया था। बंदर के मृत शरीर को देखकर वह जोर जोर से हंसता है। तभी आम वृक्ष का एक मोटा तना टूटकर उसके ऊपर गिरता है। वह घायल होकर नीचे दब जाता है। कई घंटों तक वह बेजान सा पड़ा रहता है। उसके बाद उसके घरवाले आकर उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। कई दिनों तक दर्द से तड़पने के बाद, इलाज होने के बाद, लगभग कुछ महीने बाद वह ठीक हो जाता है। घरवाले फिर से समझाते हैं, गलत काम मत करो। यह सुनकर अडोल्फ हंसने लगता है। गुस्सा होकर उसकी माँ उसे एक चाटा जड़ देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय था। अडोल्फ छत से इधर उधर देख रहा था। कुछ दूरी पर नल बनाया जा रहा था। उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी, जो नल बनाने में मदद कर रहे थे। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। चलते चलते वह अपने पिता की ओर बढ़ने लगा। सूरज ढलने लगा था। नल का काम पूरा हो चुका था। उसके पिता शॉर्टकट रास्ते से जाने लगे, जो एक कच्चा रास्ता था। अडोल्फ उनके पीछे पीछे जाने लगा। उनके बीच की दूरी लगभग 10 मीटर के आसपास थी। उसके पिता रास्ते से मुड़कर घर की तरफ बढ़ने लगे। अडोल्फ भी मुड़कर घर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि एक महिला ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस महिला के साथ और 2 आदमी थे। उसे लगा, ये लोग अपहरणकर्ता तो नहीं। उस समय अडोल्फ इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था। वे तीनों डरवाने अंदाज में हंसे जा रहे थे। अडोल्फ ने अपने दांतों से उनका हाथ काट दिया और हाथ छुड़ाकर अपने घर की ओर भागा। 2 सप्ताह बाद अडोल्फ अपने साथियों के साथ एक छोटे बैंक को लूटने की योजना बनाता है। तभी एक बकरी का बच्चा उसका पैर चाटने लगता है। अडोल्फ गुस्से में आकर उसे तेज गति से लात मारता है, जिसके बाद वह जोर जोर से रोने लगता है। अडोल्फ यह देखकर मन में काफी खुश हो जाता है। साथियों को अडोल्फ का यह बर्ताव काफी बुरा लगता है। रात का समय, वे काले कपड़े पहनकर रात के 4 बजे के लगभग बैंक का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तेज आवाज की वजह से कुछ देर बाद वहां पुलिस अधिकारी पहुंच जाते हैं। वे वहां से भागने लगते हैं। अधिकारी गोली चलाते हैं, परंतु गोलियां उनके सामने से गुजर जाती है। वे काफी समय तक दौड़ते रहते हैं। वे एक छोटे वन के भीतर पहुंचते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो गई। वे एक पेड़ के ऊपर देखते हैं। उनका हृदय भय की वजह से जोर जोर से धड़कने लगता है। पेड़ के ऊपर फंदे से एक आदमी लटक रहा था। यह दृश्य देखकर वे तेज गति से अपने घर की ओर भागते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। चांदनी रात थी। अडोल्फ दरवाजा खोलता है और सीढ़ियों से नीचे की ओर देखता है। वहां पर एक विदूषक एक डरावनी मुस्कान के साथ अडोल्फ को देख रहा था। अडोल्फ डरकर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। उसका बड़ा भाई उससे पूछता है, क्या हुआ? वह कहता है, कुछ नहीं। शाम के समय वह सड़क से जा रहा था। उसे एक रिवॉल्वर पड़ी मिलती है। वह उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। वह आगे बढ़ने लगता है। उसके आगे एक बारात जा रही थी। उस बारात में एक विदूषक धीरे धीरे नाच रहा था। अडोल्फ अपनी रिवॉल्वर से उस विदूषक पर गोली दाग देता है। गोली लगने से वह विदूषक नीचे जमीन पर गिर जाता है। अडोल्फ वहां से भागता है। कुछ घंटे बाद उसे एहसास होता है कि वह कोई दूसरा विदूषक था।
परंतु पछतावा होने की जगह वह जोर से हंसता है। वह अपनी रिवॉल्वर लेकर आसपास आने वाली जंतुओं पर गोली चलाता जाता है। 5 मासूम जीव वहीं पर गोली लगने से मारे गए। दूसरे दिन इस घटना पर छानबीन शुरू होती है, परंतु वह दूसरे शहर चला जाता है, किसी रिश्तेदार की शादी में। शादी की तैयारियां चल रही थी। एक लड़की उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए एक कमरे में ले जाती है। वहां पर एक खाट रखा हुआ था। अडोल्फ सोचता है यह शायद मुझसे संबंध बनाना चाहती है। अडोल्फ उसके ऊपर चढ़ जाता है। उत्तेजित होकर उसका वीर्य पेंट में ही निकल जाता है। पहले से ही उस कमरे में लड़की की मां और अडोल्फ के पिता मौजूद थे। वे छुपे हुए थे। जब अडोल्फ अपने पिता को देखता है तो वह डरकर खड़ा हो जाता है। उसके पिता गुस्सा होकर बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। लड़की और उसकी मां भी वहां से चली जाती है। अडोल्फ थोड़ा उदास होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। शादी वाले घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मैदान में वह टहलने लगता है। चांदनी रात की रोशनी में कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि पैर के नीचे कुछ है, परंतु क्या है उसे यह पता न था। वह आगे की ओर देखता है। शादी वाले घर के सामने एक पेड़ पर लाइट लगाया गया था। उसके नीचे वह बकरी का बच्चा अडोल्फ को देखकर मुस्कुराए जो रहा था। अडोल्फ काफी सोच विचार करता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि यह एक पुराना लैंडमाइन है। कुछ समय के लिए वह गम में डूब जाता है। अपने बुरे कार्यों को याद करके पछताता है। उसके बाद वह बकरी के बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराता है और अपना पैर हटा लेता है। एक विस्फोट होता है और उसके शरीर के चिथड़े हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर। जून 2, 2024। सिद्धू 19 वर्षीय एक हट्टा कट्टा लड़का था। उसका शरीर थोड़ा स्थूल और मोटा था। दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते, हाथी कहकर चिढ़ाते, साथ ही उसके साथ कोई न खेलता और न ही उसके साथ कहीं घूमने जाते। उसका मन उदास हो जाता था। एक दिन वह मेला घूमने गया। उसने अपनी साइकिल रखी और क्रिकेट खेल देखने लगा। उसके गांव के कुछ लड़के मेले से कुछ दूरी पर क्रिकेट खेल रहे थे। एक उबड़ खाबड़ खेत में वह अकेला एक जगह पर बैठा हुआ था। उसके पास गेंद आती है। एक बदमाश लड़का जिसका नाम चितमन था, वह सिद्धू के पास आकर मां की गाली देकर कहता है गेंद दे इधर। सिद्धू गुस्सा होकर अपने हाथ से जोर लगाकर गेंद को झाड़ियों की ओर फेंक देता है। उसके बाद वहां पर मौजूद सभी लड़के आकर सिद्धू से कहते हैं यदि तुमने गेंद नहीं ढूंढा तो कल हम सब मिलकर तुम्हें पीटेंगे। वे लोग वहां से चले जाते हैं। सिद्धू अकेला झाड़ियों में गेंद ढूंढने लग जाता है। कुछ देर बाद शाम होने वाली थी। उसे गेंद नहीं मिलती है। हताश होकर वह अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चला जाता है। दूसरे दिन सिद्धू के पिता ने कुछ सप्ताह पहले एक नई गेंद खरीदी थी। वह अपनी नई गेंद को उन लड़कों को दे देता है। नई गेंद पाकर वे खुश हो जाते हैं, परंतु चितमन को कुछ खास मजा नहीं आया, क्योंकि चितमन यहाँ पर सिद्धू की पिटाई का मजा लेने आया था। परंतु हुआ कुछ और। फिर भी चितमन उसे महामूर्ख कहकर वहां से चला जाता है। सिद्धू कभी कभार भेड़ बकरियों को बिस्किट खिला था, जिसे करके उसे काफी प्रसन्नता होती थी। शाम का समय था। उसने अपनी चप्पलें पहनी और बागान की ओर जाने लगा। वहां पर 2 लड़कियां उसे पुकारने लगी। वह लड़कियों के पास पहुंचा। लड़कियों ने कहा क्या तुम हमारी सहायता करोगे? उसने कहा कैसी सहायता? लड़कियों ने कहा कॉन्डोम की जांच करने में तुम हमारी सहायता करोगे? सिद्धू थोड़ा हिचकिचाया और कहा हाँ जरूर। सिद्धू अलग अलग कॉन्डोम पहनकर उन लड़कियों के साथ यौन क्रिया करने लगा। सिद्धू को काफी आनंद आ रहा था। उसने पहली बार यौन क्रिया किया। सूरज ढल चुका था। आसपास अंधेरा छा गया था और आसपास कोई न था। यह कार्य पूरी होने के बाद सिद्धू और वे लड़कियां अपने अपने घर चली गई। काफी देर मोबाइल चलाने के बाद सिद्धू सोने के लिए छत पर कंबल बिछाकर लेट जाता है। तभी एक अनियंत्रित हेलीकॉप्टर छत से कुछ मीटर ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर के पीछे वाली सीट पर एक पीली जर्सी पहना हुआ बंदा बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। सिद्धू को ऐसा लग रहा था कि कहीं हेलीकॉप्टर उसके ऊपर न गिर जाए। वह अनियंत्रित हेलीकॉप्टर इधर उधर उड़ता हुआ चितमन के घर के आंगन में मौजूद दीवार पर जा गिरा। क्या हुआ यह देखने के लिए सिद्धू हड़बड़ाकर उठा और छत से देखने लगा। उसने भगवान को प्रणाम किया और मन में सोचने लगा, यदि यह अनियंत्रित हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर गिर जाती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अनियंत्रित हेलीकॉप्टर के गिरने से दीवार टूटकर नीचे गिर चुकी थी। वहां पर अधिक से अधिक लोग जमा हो रहे थे। हेलीकॉप्टर से आग की लपटें निकलने लगी थीं। काफी मात्रा में धुआं निकल रहा था और आसमान की ओर बढ़ रहा था। ए यंग वुमेन। जुलाई 21, 2024। मिंदनी जो काफी रूपवान थी, वह जब पैदा हुई तब एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसे उसकी दादी ने पाला था। वह छोटी उम्र से ही ब्लॉगिंग करती थी, जिसमें उसकी दादी उसका भरपूर साथ देती थी। उसने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया था।
कुछ वर्षों बाद उसका यूट्यूब चैनल काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अब वह ऑनलाइन कमाई भी करने लग गई थी। अब वह अपनी दादी के साथ नई नई जगहों में घुमती, नए नए ब्लॉग बनाती, भरपूर व्यूज और लाइक्स मिलते। कुछ दिनों बाद सब्जी खरीदने के लिए मिंदनी बाजार जाती है। सोनिच नामक एक युवक, जो एक नशेड़ी युवक था, वह आए दिन किसी न किसी लड़की को परेशान करता रहता था। उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगी? यह सुनकर पहले तो मिंदनी को हैरानी होती है। उसके बाद वह गुस्से में आकर उसे न कह देती है। सोनिच रोजाना पोर्न वीडियो देखता था और रोजाना नशा करता था। सोनिच की बुरी आदतों की वजह से उसके पिता उसे छोड़कर दूसरे शहर में बस गए थे। उसके माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। वह सर्कस में जोकर का काम करता था, जिससे उसका गुजारा चलता था। रात का समय था। मिंदनी की दादी गहरी नींद में थी। रात के 1 बज रहे थे। उसकी दादी गहरी नींद में सोई हुई थी। मिंदनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह अपने स्मार्टफोन पर रील्स देख रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसे घर के दरवाजे से जोर जोर से आवाजें आने लगी। उसने खिड़की से देखा तो वह डर गई। सोनिच जोकर बनकर दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। सोनिच मिंदनी को देख लेता है। वह एक डरावने मुस्कान के साथ उसे देखता है। उसके बाद वह कुल्हाड़ी से लकड़ी के दरवाजे पर मारने लगता है। मिंदनी का चेहरा भय से भर जाता है। वह देरी न करते हुए 100 नंबर पर कॉल लगाती है। यहाँ से पुलिस थाना लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए पुलिसकर्मी यहाँ जल्दी ही पहुंच जाते हैं। दरवाजा टूट फूट चुका था। सोनिच घर में घुसने ही वाला था कि पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेते हैं। मिंदनी की जान में जान आती है। अब भी दादी गहरी नींद में सोई हुई थी। सुबह के समय वह दादी को सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर दादी काफी घबरा जाती है। इस घटना के बाद मिंदनी अपनी कमाई का 25% हिस्सा अनाथ आश्रमों में दान कर देती। साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी करती। ऐसा करके उसे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती। 1 महीने बाद मिंदनी और उसकी दादी वन की सैर करने निकल पड़ती है। दादी ने कितनी ही बार उसे कहा, रात के समय हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। दादी भी उसे अकेला कैसे छोड़ देती। वे दोनों एक टेंट बनाकर रात काटती थी। जरूरत की सामानें टेंट में मौजूद थी। 3 दिन पहले सोनिच ने एक पुलिसकर्मी को 25,000 रिश्वत देकर जेल से रिहा हो गया। छुटने के पश्चात ही वह मिंदनी की खोज शुरू कर चुका था। अब मिंदनी दादी की गोद में सर रखकर कहानियां सुन रही थी। वे दोनों इस बात से बेखबर थे कि सोनिच वन में मौजूद है। चांदनी रात में चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी से कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। सोनिच अचानक टेंट में घुसता है और मिंदनी को घसीटते हुए बाहर निकालता है। वह जोर जोर से चिंकती है। सोनिच एक लकड़ी से उसके सर पर मारता है, जिससे वह घायल हो जाती है। वह अपनी हवस बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ता है, परंतु दादी उसके सर पर लकड़ी मारती है और उसे घायल कर देती है। दादी मिंदनी को उठाती है और कहती हैं, बेटी यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। मिंदनी गिरते पड़ते वहां से भागने लगती है। तभी सोनिच गुस्से में आकर टेंट पर बंधी रस्सी से दादी का गला बांध देता है और दूसरे सिरे को पेड़ से खींचने लगता है। दादी का दम घूंटने लगता है। वह दादी को फंदे से लटकाकर दूसरे सिरे को पेड़ पर बांध देता है। कुछ देर दादी तड़पती हैं। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब सोनिच उसके पीछे जाने लगता है। मिंदनी एक ऊंचे झरने के पास पहुंचती है। मिंदनी एक पत्थर को धकेलकर झरने में गिरा देती है और किसी जगह पर छुप जाती है। सिनोच वहां पर आता है। उसे झरने में किसी के गिरने की आवाज आई थी। वह झरने के पास जाकर देखता है। उसे लगता है वह युवती इस झरने में कूद गई है। अपनी हवस न बुझा पाने के कारण उसे अफसोस हो रहा था। उसने सोचा, चलो दूसरी युवती मिल जाएगी। वह वहां से जाने के लिए पैर बढ़ाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर एक पत्थर से जोर से टकराता है। वह ऊंचाई से झरने में जा गिरता है। कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसकी लाश तेज पानी में बहते हुए चली जा रही थी। मिंदनी टेंट के पास आती है। पेड़ पर लटके हुए दादी को देखकर वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। सुबह के समय वन अधिकारी वहां आकर उनकी दादी को नीचे उतारती है और मिंदनी पर पानी छिड़कर उसे होश में लाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद उस रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को पद से हटा दिया जाता है। दादी के पार्थिव शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है। अब मिंदनी उस घर को बेच देती है और अनाथ आश्रम में रहकर बच्चों के साथ समय बिताने लगती है। थर्ड पर्सन अगस्त 4, 2024। माता पिता का बड़ा लड़का रेमू, जो नशे की आदत लगा चुका था, अधिकतर समय ऑनलाइन जुआ खेलता और नशा करने में व्यस्त रहता। माता पिता कई बार उसे डांटते, परंतु वह उनकी बात न सुनता, न ही परिवार वालों की बातों पर ध्यान देता। माता पिता ने सोचा क्यों न बड़े लड़के की शादी कर दी जाए, शायद बहू के आने से वह सुधर जाएं। उसके लिए रिश्ते देखे जाने लगे।
कई लड़कियां देखने के बाद फाइनली उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। कुछ महीने बाद उनकी शादी हो जाती है। वे दोनों खुश थे। कुछ दिनों बाद रेमू की पत्नी वसुना अपने मायके चली जाती है। रेमू इस बात से अनजान था कि उन दोनों के बीच थर्ड पर्सन की एंट्री पहले ही हो चुकी थी। वसुना अपने सगे काका के लड़के सिद्धूराम के साथ प्यार करने लगी थी। वसुना और सिद्धूराम बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वसुना ने जब 10वीं परीक्षा पास की, परिवार में उसकी शादी की बात चलने लगी थी, जिसके कारण सिद्धूराम ने एक बार वसुना को अकेले पाकर उसके मांग पर सिंदूर लगा दी थी और वहां से भाग गया था। अब मायके में वसुना के शादी के बाद की रस्में पूरी की जा रही थी। सिद्धूराम ने जैसे ही वसुना को देखा, वह देखता ही रह गया। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वह सिर्फ देखता ही जा रहा था। रेमू अपनी पत्नी को मायके में छोड़कर दूसरे ही दिन अपने घर चला गया था। जब सभी रस्में पूरी हो गई, वसुना कमरे में अकेली बैठी हुई श्रृंगार को निखार रही थी। तभी सिद्धूराम कमरे में आता है। वसुना और सिद्धूराम कुछ समय तक एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद वो वसुना के पास आकर बैठ जाता है। दोनों काफी समय तक बातें करते हैं। उसके बाद वे दोनों सेक्स करते हैं। एक महीने बाद रेमू उसे वापस ससुराल ले आता है। हर त्योहार पर वसुना अपने मायके जाती। सिद्धूराम और वसुना का यह सिलसिला चलता रहता। कई महीनों तक रेमू और वसुना के संबंध के बाद लगभग 8 महीने के उपरांत वसुना अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम तरूनी रखा जाता है। कुछ महीने बाद से ही सास बहू की नोक झोंक शुरू हो जाती है। बहू भी घर का काम छोड़कर बच्चे को सुलाकर या बच्चे को ससुर को देकर अधिकतर समय टीवी देखती रहती। जब मन होता तो थोड़ा बहुत काम कर लेती। वह फोन पर उत्साहित मन से सिद्धूराम से ऐसे बात करती कि रेमू को उस पर संदेह होने लगता, जिसके कारण रेमू कई बार दूसरा बहना बनाकर उसे डांटता फटकारता, परंतु इसका उस पर अधिक असर न होता। रेमू अब भी काम की तलाश में था। उसकी पत्नी अब हर 2 या 1.5 महीने बाद ही मायके जाने की जिद करने लगती, जिसके कारण रेमू कई बार गुस्सा हो जाता। 1 वर्ष बाद वसुना रेमू से तलाक ले लेती है और उसे बुरा भला कहकर लड़ झगड़कर अपने बच्ची को साथ लेकर सिद्धूराम के पास चली जाती है। रेमू वहीं पर उदास सा खड़ा होकर देखता रहता है। उसके बाद रेमू और परिवार वालों को भी यह बात पता चल जाती है। सिद्धूराम भी एक बेरोजगार युवक ही था। उसके पिता स्मार्टफोन बेचने का काम करते थे। वह सिद्धूराम से कहती है, अब हम शादी कर सकते हैं। सिद्धूराम कहता है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। सिद्धूराम वहां से चला जाता है। असलियत में सिद्धूराम को वसुना से प्यार न था। वह सिर्फ नाटक करके अपनी हवस बुझा रहा था। उस समय वसुना को घोर पछतावा होने लगा। वह घुटनों के बल नीचे बैठ गई। धीमी धीमी बारिश होने लगी। वसुना के आंखों से आंसू टपकने लगे। मायके वालों ने भी वसुना को घर में रहने की इजाजत न दी। इस घटना के कुछ सप्ताह बाद ही रेमू काम करने के लिए बाहर चला गया। 3 वर्ष बाद सिद्धूराम ने बैंक से कर्ज लेकर एक दुकान खोली थी, परंतु वह न चली और वह कर्जे में डूब गया। रेमू अब एक कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम करता है। उधर वसुना एक किराए के घर पर रहती है और सिलाई का काम करके अपना और अपने बच्ची का पेट भरती है। कभी कभार रेमू अपनी बच्ची से मिलने आता, उसकी जरूरत की चीजें खरीद देता और उससे स्नेह करता। चंद्रलेखा। सितंबर 1, 2024। 16वीं शताब्दी में एक छोटे से राज्य का राजा, जिसका नाम चंद्रसेज था। उसके राज्य का नाम सतनमपुर था। सतनमपुर राज्य फल फूल रहा था। चंद्रसेज की एक इकलौती पुत्री थी, जिसका नाम चंद्रलेखा थी। वह लगभग 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसे नृत्य में महारत हासिल थी। साथ ही वह काफी रूपवान थी, जिसके नृत्य और रूप की चर्चा राज्य भर में होती थी। चंद्रसेज और उसकी पत्नी उसके विवाह को लेकर काफी परेशान रहने लगे थे। साथ ही उन्हें इस बात का हमेशा डर लगा रहता था कि कोई दूसरा शक्तिशाली राजा हमारे राज्य पर हमला न कर दे। कुछ वर्ष बाद दीपावली का दिन था। दियों की रोशनी से पूरा राज्य जगमगा रहा था। धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा था। एक गुप्तचर हौंकता हुआ आकर कहता है, एक निर्दयी राजा नागवन्नम अपने विशाल सैनिकों के साथ हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। वह इतना निर्दयी है कि राज्य को जीतने के बाद उस राज्य में मौजूद सभी स्त्रियों को उठाकर ले जाता है और बाकी लोगों को जिंदा जला देता है। यह सुनकर राज्य के लोगों की हंसी खुशी कुछ ही क्षणों में विलुप्त सी हो जाती है। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि 1 वर्ष पहले उसने अपने पिता को मारकर खुद राजा बन बैठा। चंद्रसेज के पास इतना समय था कि अपने परिवार समेत कहीं दूर निकल जाएं। परंतु जब उसने राज्य के लोगों के उदास और डरे हुए चेहरे देखे, उसने युद्ध करने का फैसला किया। चंद्रसेज ने अपनी पुत्री से कहा, चंद्रलेखा, तुम अपनी मां को लेकर एक तेज घोड़े के द्वारा यहां से दूरी चली जाओ। परंतु उसकी पुत्री यहां से भागने से इनकार कर देती है और युद्ध करने का फैसला करती है। राज्य के कई लोग यहां से पलायन करने लगते हैं। साथ ही राज्य के बहुत सारे लोग राजा का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं।
कुछ समय बाद राज्य में चिल्लाहट का सिलसिला शुरू हो जाता है। अमावस्या की काली रात में युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों तरफ से सैनिक लड़ रहे थे। उधर चंद्रलेखा भी अपने हाथ में तलवार उठा चुकी थी। वह किसी तरह अपने तलवार से सैनिकों से लड़ रही थी। मशालों की रोशनी में नागवन्नम की नजर चंद्रलेखा पर पड़ती है। वह उसके सुंदर रूप पर मोहित हो जाता है। सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि उस कन्या पर कोई भी सैनिक जानलेवा हमला नहीं करेगा। कुछ घंटों बाद राजा चंद्रसेन यह युद्ध हार जाते हैं। राजा नागवन्नम चंद्रलेखा के सामने अपने सैनिकों को आदेश देते हैं। उसके बाद नागवन्नम के सैनिक उसके पिता के साथ बचे हुए सैनिकों, लोगों और बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जिंदा जला देते हैं। चीख चिल्लाहटों से पूरा सतनमपुर गूंज उठता है। चंद्रलेखा के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कुछ मिनट बाद इस काली रात में सब शांत हो जाता है। नागवन्नम और उसके सैनिक राज्य के स्त्रियों को उठाकर ले जाती है। कई दिनों तक उसके सैनिक उन स्त्रियों के साथ जबरदस्ती अपनी प्यास बुझाते हैं। नागवन्नम ने चंद्रलेखा के नृत्य के बारे में काफी कुछ सुना था, परंतु अपनी आंखों से उसका नृत्य न देखा था। राजा नागवन्नम ने न जाने कितनी ही बार उसे जबरदस्ती नृत्य करने को कहा, परंतु वह न मानी। रोज रात नागवन्नम जबरदस्ती चंद्रलेखा से अपनी हवस बुझाता, साथ ही कोई बात न मानने पर उसके शरीर पर चाबुक से मारता। शरीर पर जख्म उभर आए थे। चंद्रलेखा ने खाना पीना छोड़ दिया था। दिन प्रतिदिन उसका शरीर कमजोर हो रहा था। वह मन ही मन सोचती, काश उस दिन अपने पिता की बात मान ली होती तो शायद आज यह दिन न देखने पड़ते। आधी रात का समय था। राजा नागवन्नम भोजन करके चंद्रलेखा के कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा चंद्रलेखा फंदे से लटकी हुई झूल रही थी। उसके बाद राजा नागवन्नम अधिकतर समय नशे और चिंता में डूबे रहने लगे। कुछ महीने बाद जब राजा 2 दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकले तो मंत्रीगण दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। वे देखते हैं राजा नागवन्नम कुर्सी पर बेजान से बैठे हुए हैं। हकीम आकर जांच करता है तो पता चलता है कि 2 दिन पहले ही हृदयघात से उनकी मौत हो चुकी है। राजा के मृत्यु के बाद उस राज्य में विद्रोह शुरू हो जाता है, जिसमें सेनापति और बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। कुछ सप्ताह बाद यह विद्रोह शांत हो जाता है। बाद में पता चलता है कि इस विद्रोह के पीछे नागवन्नम की छोटी बहन नागेंदी का हाथ था। सेनापति खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए नागेंदी ने यह विद्रोह रचा। नागेंदी उस राज्य की रानी बन जाती और शासन करने लगती है। चंद्रलेखा की मां युद्ध भूमि में बेहोश हो गई थी, जिस कारण सैनिकों ने समझा था यह मर गई है और वे वहां से चले गए थे। दूर छिपे हुए लोगों ने उसकी मां का इलाज किया और जान बचाई। जब पति और पुत्री की मृत्यु की खबर उनके पास पहुंचती है, वे डैक के अथाह सागर में डूब जाती है। परंतु कुछ दिनों बाद क्रोधाग्नि में चंद्रलेखा की मां कहती हैं, जिस तरह उसने मेरा परिवार का सर्वनाश किया है, उसी तरह मैं उसके खानदान के आखिरी चिराग तक को बुझा दूंगी। पति और पुत्री की दर्दनाक मौत ने उसे निर्दयी बना दिया था। 6 महीने बाद चंद्रलेखा की मां हेमवती नागेंदी के राज्य पहुंचती है। काफी प्रयास के बाद हेमवती को उसके महल में दासी का कार्य मिल जाता है। रानी नागेंदी का एक पुत्र जो महज 7 वर्ष का था। हेमवती के काम के प्रति एकाग्रता के कारण रानी नागेंदी भी कई बार उसकी तारीफ किया करती थी। 1 महीने में ही वह सभी के साथ काफी घुल मिल गई थी। शाम का समय था। महल के छत में रानी का पुत्र खेल रहा था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। बारिश होने वाली थी, इसलिए हेमवती कपड़ों को रस्सियों से उतार रही थी। हेमवती की नजर रानी के पुत्र पर पड़ती है। वह कपड़ों को जमीन पर पटक देती है और रानी के पुत्र को जबरदस्ती उठाकर छत से नीचे फेंक देती है। धम से आवाज आती है। रानी छत की ओर देखती है। हेमवती भी एक डरावने मुस्कान के साथ नीचे कूद जाती है। ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण हेमवती की मौके पर ही मौत हो जाती है। रानी दौड़ती हुई अपने पुत्र के पास आती है और उसे गोद में उठा लेती है। सर से काफी खून बह रहा था, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी सांसें धीमी गति से चल रही थी, परंतु दोनों पैर टूट चुके थे। देरी न करते हुए उसे बड़े हाकिम के पास ले जाया गया। 3 वर्षों तक इलाज चलने के बाद वह स्वस्थ हो जाता है, परंतु उसके पैरों पर अब जान न थी। अब वह कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकता था। साथ ही कभी कभार दिमाग की चोट भी उभर आने की संभावना बनी रहती। उसका पुत्र अब 10 वर्ष का हो चुका था। सतनमपुर राज्य के लोगों को यह खबर मिलती है। उसके बाद कई बार उस पर जानलेवा हमला होता है। अब रानी अपने पुत्र को लेकर काफी डर गई थी। वह अपने महल को अनाथ बच्चों के एक ट्रस्ट को दे देती है और अपने पुत्र को लेकर विदेश चली जाती है। कहते हैं उसके बाद रानी नागेंदी कभी अपने राज्य वापस नहीं लौटी।